हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए बिहार बोर्ड के टॉपर सीरीज का दूसरा वीडियो। इसमें हम लोग केमिस्ट्री के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपको टॉपर बनाएगा। और दोस्तों टॉपर जो है ना इसी तरह के प्रश्न पढ़ता है। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना तो आपके बोर्ड परीक्षा में आप जो है ना 400 प्लस 80 मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों सभी प्रश्न जो है ना आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चंस को याद करते हुए चलना है। और दोस्तों आप लोग हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये इस वीडियो में हम लोग जो है 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं और ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपको टॉपर बनाएगा। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि श्वसन की क्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अवकरण और ऑप्शन बी ऑक्सीकरण और ऑप्शन सी उदासीनीकरण और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है प्रकाश रासायनिक। तो दोस्तों श्वसन की क्रिया जब होता है तो इसके फलस्वरूप जो है ना ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है, यानी कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जब श्वसन की प्रक्रिया होता है तो इस केमिकल रिएक्शन के तुरी में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है। और दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार का एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों भोजन का पचना जो है ना यह एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि सिल्वर की क्रियाशील कॉपर की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और ऑप्शन बी है अधिक होती है और ऑप्शन सी है बराबर होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों सिल्वर की क्रियाशील कॉपर की तुलना में जो है ना कम होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दोस्तों अगर आपको टॉपर बनना है ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होके एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया विस्थापन या फिर, और ऑप्शन बी है संयोजन और ऑप्शन सी है वियोजन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी कम क्रियाशील धातु को जब अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा क्या होता है, विस्थापन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि जो जितना भी कम क्रियाशील धातु होता है ना अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑप्शन बी है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन सी H2S हाइड्रोजन डाइसल्फेट या फिर ऑक्सीजन यानी कि O2। तो दोस्तों ऑक्सीकरण में क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है O2। इसमें क्या होगा कि इसमें O2 में क्या होता है कि इसमें जो है ना ऑक्सीजन का योग होता है। और दोस्तों ऑक्सीकरण उसको कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर सकते हैं उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, ये सब पदार्थ क्या होते हैं, यह एक प्रकार का क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। इसमें जो है ना ये अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराएगी, निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन बी है O2 यानी कि ऑक्सीजन और ऑप्शन सी H2S हाइड्रोजन डाइसल्फेट या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों अवकारक जो गुण प्रदर्शित करता है ना H2S करता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री के टॉपर सीरीज के क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपको जो है ना ये 30 प्रश्न टॉपर बनाएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी
प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा 6 नंबर प्रश्न कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवकरण, और ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, और ऑप्शन सी में आपका दिया उदासीनीकरण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विद्युत अपघटन। तो दोस्तों जब शरीर में भोजन पचता है तो इस समय जो है ना इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है। तो दोस्तों जब ऑक्सीजन का आवश्यकता पड़ेगा तो इसको हम लोग, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शरीर में भोजन का पचना ये किस प्रकार का अभिक्रिया होता है, ऑक्सीकरण, या फिर इसे हम लोग कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसे साथ में याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, या फिर अवकरण अभिक्रिया, और ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया जो है ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों को मिलने से किसका प्राप्ति होता है, और रेडॉक्स अभिक्रिया की प्राप्ति होता है। यानी कि ऑक्सीकरण जोड़ अवकरण दोनों मिलके क्या होगा, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया बनेगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कंकाली समीकरण है, यानी कि किसे जो है ना कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया संतुलित समीकरण, या फिर असंतुलित समीकरण, और ऑप्शन सी है शाब्दिक समीकरण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंकाली समीकरण जो है ना असंतुलित समीकरण को कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अभिक्रिया के प्रतिफल में पृथक रूप से ठोस पदार्थ अवस्थित है अभिक्रिया है। तो दोस्तों जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें प्रोडक्ट से कोई पदार्थ अलग हो जाता है ठोस पदार्थ के रूप में, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया, या फिर उपचयन, या फिर संयोजन, या फिर वियोजन। तो दोस्तों जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है और इसके फलस्वरूप जो है ना प्रोडक्ट में कोई ठोस पदार्थ जो है ना अलग हो जाता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग दूध में नींबू को डालिएगा तो क्या होगा, इस दूध में नींबू डालने से क्या होता है कि दूध फट जाता है, यानी कि दूध पृथक हो जाता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण कर घटित होती है कहलाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, या फिर वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, और ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण कर घटित होती है उसे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट है 30 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि धातु के ऑक्साइड मूलतः होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया भस्म, या फिर लवण, और ऑप्शन सी अम्ल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अधातु। तो दोस्तों धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं, आपका अम्लीय होते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया भस्म, या फिर अम्ल, और ऑप्शन सी है धातु, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अधातु। तो दोस्तों वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है, इसे साथ में आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि
वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अम्ल या फिर धातु, और ऑप्शन सी है भस्म, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अधातु। तो दोस्तों वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, अम्ल तथा भस्म की शक्ति ज्ञात करने हेतु इनमें से प्रयोग करेंगे। यानी कि जब भी अम्ल और भस्म की शक्ति को ज्ञात करने की बात आएगा ना तो इस समय हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए में आपका दिया इलेक्ट्रोमीटर, और ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप, और ऑप्शन सी है पीएच स्केल या फिर अमीटर। तो दोस्तों अम्ल तथा भस्म की शक्ति को ज्ञात करने के लिए जो है ना हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पीएच स्केल में जो है ना 0 से 14 तक संख्या सूचित रहता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, यानी कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो दोस्तों अमीटर से मापा जाता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों दूध की शुद्धता को किससे जाना जाता है, इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता को जानने के लिए, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या कर रहा है कि हमारे शरीर का पीएच प्रास है, यानी कि हमारे शरीर का पीएच प्रास जो है ना कितने से कितने तक का कार्य करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया 7 से 7.8 के बीच, या फिर 8 से 9.0 के बीच, या फिर 3.0 से लेकर 5.0 के बीच, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया 6.0 से 7.0 के बीच। तो दोस्तों हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है ना, आप लोग को बता देते हैं दोस्तों हमारे शरीर के पीएच का जो प्रास होता है, जो रेंज होता है ना 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है ना 7.4 होता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। ऑप्शन ए में आपका दिया 7, या फिर 7 से अधिक, और ऑप्शन सी है 7 से कम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 8। तो दोस्तों NO2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट यह एक प्रकार का क्षार होता है। और दोस्तों क्षार का जो पीएच मान होता है ना 7 से अधिक होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। काफी महत्वपूर्ण है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया OH माइनस, या फिर H+, और ऑप्शन सी है Cl माइनस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है O2 माइनस। तो दोस्तों आप लोग को बता देते जो क्षार होता है ना ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और दोस्तों क्षार अपने जलीय विलयन में जो है ना OH माइनस आयन देते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कौन सा रासायनिक यौगिक को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए में आपका दिया व्यंजक चूर्ण, या फिर जिप्सम, और ऑप्शन सी चूना पत्थर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कच्चा चूना। तो दोस्तों जिप्सम को गर्म करेंगे ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ना CaSO4 ½ होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो अम्ल होता है ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और दोस्तों अम्ल का पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सभी ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शन ए में आपका दिया 5, या फिर 7, या फिर 8, और ऑप्शन सी है 10। तो दोस्तों अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। यानी कि 7 से कम जो है ना ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्या करा है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि किसमें जो है ना ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया संतरा में, या फिर टमाटर में, और ऑप्शन सी है सिरका में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इमली में। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है ना ये किसमें पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों संतरे और नींबू में जो है ना सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और
दोस्तों सिरका में जो है ना एसिटिक अम्ल पाया जाता है और दोस्तों इमली में जो है ना टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका देखो लैक्टिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल और ऑप्शन सी है मौलिक अम्ल और ऑप्शन डी में आपका दिया है टैनिक अम्ल। तो दोस्तों चाय में जो है ना टैनिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये एसिटिक अम्ल जो है ना सिरका और तारी में पाया जाता है और दोस्तों मौलिक अम्ल जो है ना सेब में पाया जाता है और दोस्तों टैनिक अम्ल जो है ना चाय में पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है टैनिक अम्ल। यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ टैनिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल था, सॉरी यहाँ पे लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है तो दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है टैनिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि टूथपेस्ट में कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अम्ल या फिर भस्म और ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो दोस्तों टूथपेस्ट में जो है ना क्या पाया जाता है भस्म पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है रासायनिक शास्त्र के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और दोस्तों ये टॉपर सीरीज का जो है ना दूसरा वीडियो डेली आप लोग को जो है ना 5:45 में क्लास होगा और इस क्लास को जो है ना आप लोग को पूरा जरूर करना है और रेगुलर जो है ना आप लोग को 5:45 में मॉर्निंग टाइम में जो है ना क्लास को ज्वाइन कर लेना है। दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाल बटन मिलेगा उसको सब्सक्राइब करके जो है ना बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम और ऑप्शन सी है यानी कि सोडियम और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पोटेशियम। तो दोस्तों ये सोडियम जो होता है यानी कि जिसका संकेत Na होता है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है क्योंकि सोडियम को जो है ना किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। तो दोस्तों जिसमें प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव और ऋण आयन यानी जिसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं ना उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है HCN या फिर CCl4 या फिर KCl और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है CO2। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है KCl जिसे हम लोग पोटेशियम क्लोराइड कहेंगे। तो यहाँ पे K में हो जाएगा प्लस आयन और आपका Cl में हो जाएगा ऋण आयन जिसे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे KCl कहेंगे। इसमें दोनों यौगिक मौजूद है ना, इसमें दोनों आयन मौजूद है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे आयनिक यौगिक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया ठोस या फिर गैस और ऑप्शन सी द्रव और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ वाष्प। तो दोस्तों ब्रोमीन जो है ना यह एक प्रकार का अधातु होता है और दोस्तों यह अधातु होके जो है ना ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इस तरह का एक प्रश्न घुमा के पूछता है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो अधातु होते हुए भी जो है ना द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों ये ब्रोमीन एक ऐसा अधातु होता है, ऐसा अपवाद होता है एक प्रकार का जो एक प्रकार का अधातु होते हुए भी क्या पाया जाता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों वो होता है आपका पारा। पारा एक प्रकार का धातु होता है जो कमरे के ताप पर जो है ना द्रव अवस्था में पाया जाता है। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों वो होता है आपका ब्रोमीन। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26वें प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक धातु है। काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया AU या फिर Na और ऑप्शन सी Hg और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है Cu। तो दोस्तों सक्रियता श्रेणी में जो सबसे क्रियाशील धातु होगा ना Na होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा जिसका संकेत क्या होता है Na होता है जिसको हम लोग सोडियम कहते हैं।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो है लिथियम या फिर कैल्शियम, और ऑप्शन सी है कॉपर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ आयरन। तो दोस्तों हम लोग जो है ना लिथियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं, और इनके अलावा और भी पदार्थ और भी तत्व होता है, जैसे कि एल हो गया, लिथियम हो गया आपका, उसके बाद सोडियम हो गया, उसके बाद पोटेशियम हो गया। यानी कि ये तीनों पदार्थ को जो है ना हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जो एफ यानी कि लोहा, या फिर सी यानी कि कॉपर, और ऑप्शन सी में आपका जो एन यानी कि निकेल, और ऑप्शन डी में आपका जो एस यानी कि एंटीमनी। तो दोस्तों जो उपधातु होगा ना कौन होगा ये आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों इसमें जो उपधातु होगा ना एस हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों टोटल जो है ना 7 उपधातु होते हैं, जैसे कि क्या क्या हो गया, बोरोन हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन हो गया है ना, उसके बाद आपका आर्सेनिक हो गया जिसे हम लोग एएस कहेंगे शॉर्ट में, और एक होता है आपका एंटीमनी जिसे हम लोग एसबी कहेंगे, उसके बाद आपका होता है जर्मेनियम, ठीक है, जिसे हम लोग जी कहेंगे, और दोस्तों और एक होता है आपका, और एक होता है, ठीक है, आपका क्या होता है जर्मेनियम हो गया, यानी कि याद अभी हमको नहीं आ रहा, जैसे कि आपका बेरिनियम हो गया, ये आपका एक प्रकार का क्या होता है आपका अधातु होता है, उसके बाद सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, उसके बाद एंटीमनी हो गया, उसके बाद जर्मेनियम, ये क्या होते हैं आपका उपधातु होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा एसबी। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 29वां प्रश्न क्या करा है कि लोहे को संक्षारित होने से बचने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ना लाभकारी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो क्रोमियम का, या फिर एनोडीकरण का, और ऑप्शन सी है पेंट का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एसद लेपन का। तो दोस्तों जब लोहे को संक्षारित होने से बचाएंगे तो इसके ऊपर जो है ना हम लोग जो है लेप चढ़ाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसद लेपन कहते हैं, या फिर जस्तीकरण कहते हैं, या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं, या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत सारा नाम हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया एसद लेपन, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एसद लेपन। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया LiCl, या फिर BaSO4, ऑप्शन सी Na3PO4, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है NaCl। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं जो समुद्री जल होता है ना इसमें क्या पाया जाता है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड लवण पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों समुद्री जल में अगर आप लोग 1 लीटर समुद्री जल लेते हैं और उससे नमक 1 लीटर समुद्री जल से जो है ना 35 ग्राम नमक पाया जाता है। 1 लीटर समुद्री जल में कितना ग्राम नमक पाया जाता है, 35 ग्राम। इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्या करा है कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात है। मोस्ट इंपोर्टेंट 118, या फिर 110, या फिर 109, या फिर 90। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं जो आपके टॉपर सीरीज का क्वेश्चन था। और दोस्तों ये टॉपर सीरीज का एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसेंट्रेट होकर अगर याद कर लेते हैं ना ध्यानपूर्वक ना, तो आप बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो पाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना आप लोग को डेली 5:45 में क्लास करना है, जो मॉर्निंग टाइम में क्लास होगा, जो काफी महत्वपूर्ण होगा। और ये दोस्तों ये जो है ना आपका एग्जाम टाइम तक चलेगा क्लास, ठीक है। आप जो है ना एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30% में से आप लोग को कितना परसेंट पहले से याद था। इसका आंसर क्या होगा, इसका भी जवाब जो है ना आप लोग को जरूर बताना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो पे।